मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें, हम इस मिशन के ऊपर निकल चुके हैं। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। ऑपोजिशन जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ये एहतसाब नहीं बल्कि नाइंसाफी ज्यादती है। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है वो सिंध के लोगों से दुश्मनी कर रहा है। आपने अभी देख ही लिया होगा, ये कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर। आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। यहां हमने पूरे स्टेप्स लिए हुए हैं, इसमें भी आपकी बड़ी मदद चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशाबदीद कहते हैं। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालकर कौमी सियासत में हलचल पैदा कर दिया। आज इन 172 नामों की फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, अनवर सियाल समेत ताजरों और ब्यूरोक्रेट्स के जो नाम है वो इसमें शामिल है। इस पर पीपल्स पार्टी का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तहरीक चलाएंगे तो अवाम के लिए चलाएंगे, ECL के लिए नहीं चलाएंगे। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का जो इस JIT पर जो अभी तक जवाब आया उसमें 2 बातें हैं। एक तो पीपल्स पार्टी सिंध की बात कर रही है। वजीर आला मुराद अली शाह ने आज कहा कि सिंध दुश्मनी की जा रही है और हम समझते थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, इन्होंने 2 महीनों में बता दिया। दूसरी जो चीज जिसकी बात हो रही है वो 18वीं तरमीम और फेडरेशन है, जिसका जिक्र बिलावल और आसिफ अली जरदारी जो है वो बार बार कर रहे हैं। अगरचे JIT पर जवाब अदालत में ही देना है जो इसके कानूनी पहलू, मगर इस रिपोर्ट में सामने आने वाली चीजों पर अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से वैसे कोई जवाब नहीं आया। ना तो ओमनी ग्रुप के साथ ताल्लुक की तरदीद है, ना ही उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर किए गए खर्चों से कोई इनकार है। सिंध हुकूमत भी उन कर्जों और सब्सिडीज का जवाब नहीं दे रही जिनके बारे में JIT ने इल्जामात आयद किए। ये कमोवेश वही विकेट है जिस पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अपनी JIT के हवाले से खेलते रहे थे। मनी ट्रेल की बजाय वो इसका इल्जाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते रहे। ये एक मतअमली जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। 3 चीजें जो है वो अहम है। एक तो ये कि अदालती कार्रवाई ECL में जो नाम डालने का हुकूमती फैसला है वो क्या दुरुस्त है या नहीं। दूसरी जो चीज है वो ये कि वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया है। शेख रशीद ने बात की है, PTI के जो सिंध की जो क़यादत है उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर ये मुतालबे के तौर पर जो है वो सामने रखा है। तो क्या ये मुतालबा जायज़ है या नहीं। और तीसरा, आज PAC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका आज पहला इजलास हुआ और इस पहले ही इजलास में जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने इतला ये है कि NAB को बुला लिया है। तो ये जो इस PAC की चेयरमैनशिप के हवाले से हुकूमती खदशात थे कि वो शहबाज शरीफ को नहीं लगाना चाह रहे थे और किन वजूहात की बिना पर नहीं लगाना चाह रहे थे, क्या ये हुकूमती खदशात दुरुस्त थे या नहीं, इस पर बात करेंगे। वेरी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ करा दूं। हमें अख्तर खान साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इन तीनों इश्यूज पर जो है वो अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये ECL वाले मामले पे बात हो जाए। जो ECL में आए 172 लोगों के नाम डाले और पीपल्स पार्टी के जो है वो सब जो है वो करता धरता जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल है, बड़े बड़े नाम है। शैला रजा साहबा, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये, अब आप लोगों का ये कहना है कि ये मामला है 18वीं तरमीम का और सिंध से जुड़ा हुआ ये मामला, जो आज के अगर हम बयान देखें, क्यों आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है ये इन 2 इश्यूज के साथ जुड़ी हुई है?
मैं तो एक और इशू भी कहती हूँ, अगर आप इनके सिंध के करता धरता खुर्रम शेख जमान, हलीम आदिल जो खुद भी एक लैंड ग्रैबर हैं, जिनके हाईवे शुरू होते ही सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे जमीनों पे कब्जे करने वाले कौन है, उनके और दूसरों के बयान सुने तो सुबह से यही कहा जा रहा है कि हमें सिंध की हुकूमत गिरानी है, सिंध से इनकी हुकूमत खत्म करनी है, वजीर आला से और सबसे इस्तीफा लेना है। तो दिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है वो करें इंतकामी कार्रवाई, सिर्फ 170 क्यों हम सबके नाम डालें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम डालें, जिसके भी डालें। अच्छा, नहीं मगर मुझे अब इसके पीछे आपका मोटिव क्या लगता है? अभी अगर ये आपकी हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं, देखें अभी आपकी हुकूमत आई है, आपका बड़ा साइजेबल नंबर है सेनेट के अंदर, अगर ये आपकी हुकूमत हटाना चाह रहे हैं तो क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि खुद तो नहीं आ सकते, खुद तो सिंध को जो है वो आकर, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई हैज दोज नंबर्स कि वो आकर कहें कि अच्छा जी इनकी जगह हम हुकूमत बना लें, या पीटीआई ने ये इशारा दिया हो? देखिए ये तो मुझे अभी नहीं पता कि ये खुद क्यों आ नहीं सकते या ये क्यों चाह रहे हैं। इन्हें उस वक्त भी नहीं पता था कि ये क्या चाह रहे हैं जब इन्होंने इस्लामाबाद में लश्कर कशी की थी, उस वक्त भी ये इस्तीफे और सब मांगा करते थे। अभी भी इन्हें खुद अभी नहीं पता कि ये वजीर आजम है या इनके लोग क्या हैं। तो इनको समझना चाहिए, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है अकाउंटेबिलिटी समझते हैं पुरानी गवर्नमेंट की जो करेगी, ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इनको काम करना है इन्हें वो करना होगा, करना चाहिए, बजाय इसके कि ये इस तरह की फजूलियात में लगे हुए हैं। बिल्कुल इनको अपना काम करना चाहिए। सनतें बंद हो रही हैं कराची की, घरेलू सारिफीन परेशान है। आज मेरे का खाना नहीं बना है, गैस गायब है, यहाँ पे 2 से 2.25 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है रोजाना। इनको समझ नहीं आ रहा है। पहली तारीख से पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा करने जा रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में इस वक्त खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई है, रुपए की कीमत फिर गिर रही है, बिजली की कीमतें ये बढ़ाने जा रहे हैं, मिनी बजट आ रहा है। इन सारी बातों को तवज्जो देने के बजाय ये इस पे लगे हुए कि हम करें क्या, इनको इस तरह की बातों में अवाम को लगाएं तो फिर इनको जवाब भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमारे अख्तर खान साहब, ये वाकई जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से तवज्जो उठाने के लिए इस वक्त जो है वो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, और खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं जी। प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही तरजीह है अकाउंटेबिलिटी। वो अरसा दराज से ये कहते रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा है, उन्होंने इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने पे कहा है। ये ज्यादातर जो केसेस हैं ये तो पीटीआई की हुकूमत में शायद एक केस भी नहीं बना, ना पीपल पार्टी के खिलाफ ना पीएमएलएन के खिलाफ। ये पहले से केसेस चले आ रहे हैं, ना ही नैब हमारे नीचे है। नैब फिर इस चीज का क्रेडिट क्यों लेती है कि हम एहतसाब कर रहे हैं? इसका ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लगता है, एक दूसरे से मुतसादिम ये आर्गुमेंट लगता है। आप एक तरफ कहते हैं कि जी कि ये सारे केस पहले के बने, मगर फिर आप कहते हैं कि जी एहतसाब हमारा जो है वो एजेंडा था, एहतसाब जो है वो हम कर रहे हैं। उससे 10 साल पहले देखे ना कि हुआ ये कि पहले एहतसाब का अकाउंटेबिलिटी बोर्ड आया जिसने इंतहा कर दी, और जरदारी साहब जो 11 साल जेल उन्होंने काटी, वो अकाउंटेबिलिटी बोर्ड और सैफुर रहमान और पीएमएलएन के नताइज थे। इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। उसके बाद इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया, जिसको कहना चाहिए चार्टर ऑफ म्यूचुअल प्रोटेक्शन मेरे ख्याल बेहतर है। और उसके बाद जो 2 दौर आए उसमें किसी पीपल पार्टी और नून ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं किया। और जब इफ्तिखार चौधरी ने नल एंड वॉइड कर दिया एनआरओ, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन हुई और सारे हुए, तो उसमें सारे के सारे हजारों केसेस जो हैं उसमें माफी मिल गई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की थी। इसके नतायज फिर निकलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत हरकत में आता है और जीआईटीज बनती हैं। और पहले तो लोग ये एहतसाब करना आसान नहीं होगा अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि उनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि फिर आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मेंस किस चीज पे, किस सर इकोनॉमी की इकोनॉमी अगर आप 2.5 साल की जो उसके साथ जुल्म करें इकोनॉमी में, अब $18 बिलियन रिजर्व कहते हैं, और जब एक्चुअली 18 बिलियन तो 2016 में था, जब छोड़ के जाते हैं तो $9 बिलियन रिजर्व होता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है 18-19-20 बिलियन डॉलर का। अच्छा। तो आप किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? क्या ये डेफिसिट हमारा बनाया हुआ है
क्या ये जो पूरे रुपया 125 पे हम लाए थे, जो हालात आपने पैदा किए करंट अकाउंट डेफिसिट के, उसके तहत रुपए की कीमत नीचे गिर रही है। तो हमारी परफॉर्मेंस में हमें तो आप ये कहें कि आप इकोनॉमी को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस। राइट। मोहसिन शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये जो जेआईटी में जितने लोग थे 172, उनके नाम जो है वो ईसीएल में डालने का फैसला, टॉप लीडरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी की शामिल है उसके अंदर, ये क्या हो रहा है आपकी नजर में सर? देखिए जी, ये तो बेहतर तो इससे पीपल्स पार्टी वाले कमेंट कर सकेंगे कि उनका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, या वो क्या सोचते हैं जेआईटी के हवाले से। लेकिन जो अभी हो रहा है सारा सिलसिला, इसके बारे में मैं एहतसाब होना चाहिए और मैं एहतसाब के हक में हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे से आपने शुरू किया, आप पीपल्स पार्टी की तरफ एहतसाब लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या ही अच्छी बात हो कि अगर आप ये एहतसाब जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इक़्तिदार में नहीं रहे, और वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं रहे, तो वो 5 साल पीटीआई के उन्होंने इक़्तिदार में केपीके में गुजारे हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, जिसमें डायरेक्टली पीटीआई के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं अभी इस वक्त अलीम खान की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस वक्त परवेज अलाई की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस वक्त जो खैबर जो पंजाब में पीटीआई के साथ लोग शामिल हुए हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा जो फेडरल कैबिनेट में है, क्योंकि अभी कबल वक्त होगा, और मुझे आदत नहीं है इल्जाम लगाने की जब तक कि मेरे पास पूरा सबूत ना हो कि ये वाकई साहब है, इनके खिलाफ रेफरेंस है। लेकिन इनको छोड़ दें। आप पंजाब में जो पॉलिटिशियंस का, बट सर मगर उन्होंने जो ईसीएल में नाम डाले ना मोहसिन भाई, जो उन्होंने ईसीएल में नाम डाले उसमें वो आपकी वजह से वो कह रहे हैं, वो कहते हैं देखिए हमने हसन हुसैन के नाम नहीं डाले, वो चले गए बाहर, डार साहब का जो है वो नाम नहीं डाला, वो चले गए बाहर। ये आकर खुलकर सर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस वजह से हमें अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उनके नाम जो है वो इनके नाम पीपल्स पार्टी वालों की ईसीएल में डालने पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नाम डाले, अब यहाँ पे केस की, आप खुद लॉयर आप समझते होंगे कि यहाँ पे ना तो भी ऑफिशियली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कराया, एज पर लॉ सुप्रीम कोर्ट एपीलेट फोरम है, सुप्रीम कोर्ट अब एक इंक्वायरी कराता है, उस इंक्वायरी के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता कि इनका नाम ईसीएल पे डाला जाए, और कैबिनेट खुद से नाम डाल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि या तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता हो, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन नहीं है लोगों के नाम ईसीएल में डालने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर नाम डालने ही है, अगर क्राइटेरिया इंक्वायरी है, अगर क्राइटेरिया इंक्वायरी ही है नाम डालना, तो फिर आप नाम डाले ना परवेज खटक का, आप नाम डाले ना उन 4-5 मिनिस्टर्स का जिनके बारे में इमरान खान ने अपनी काबीना के इजलास में खुद कहा कि वो करप्ट है और उनके पास सबूत है अपने मिनिस्टर्स के। आप नाम डाले ना परवेज अलाई साहब के बारे में जिनकी भी चल रही इंक्वायरी, आप नाम डाले अलीम खान साहब का जिनकी इंक्वायरी चल रही है, आप नाम डाले उन तमाम लोगों का जिन लोगों के खिलाफ पेंडिंग एफआईआर में मुकदमे हैं और वो पीटीआई के साथ बैठे हैं, इंक्वायरीज हैं, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए। तो आपको उनका भी भागने का खतरा होना चाहिए, आप उनके भी नाम डाले ना। आप सिर्फ एक ही तरफ जा रहे थे, ये एहतसाब जो है ये इंतकाम की। ठीक है खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज कहना चाहूंगा, राणा साहब की बातें बाकी तो सही हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का राइट था अनटिल रिसेंटली, जो कि कोर्ट्स के कहने पे या महकमों के कहने पे या अदारों के कहने पे ईसीएल में नाम डालते थे। अब ये रूल्स चेंज हुए और पाकिस्तान की काबीना ये फैसला करती, जो कि ज्यादा बेहतर रूल है, मतलब पूरी काबीना ने। और ये सिंध के मामले में अगर सीएम का नाम आप चले, बाकी तो केसेस रहमान सिंध के मामले में उन्होंने 172 बंदे डाले हैं, चेरी पैकिंग नहीं की है कि बड़े बड़े लीडरान डाले हैं। अगर उस लिस्ट में लीडरान भी थे वो भी नाम आ गया, जो और आम आदमी भी थे, कारोबारी भी थे, वो भी नाम आ गया। सीएम का नाम अगर विफाकी काबीना जो है वो ईसीएल में डाल देती है तो फिर बाकी पीछे रह क्या जाता है। बट मेरा ख्याल है जो मोहसिन शाहनवाज साहब बात कर रहे, 1 मिनट दीजिएगा शैला साहब, जो मोहसिन शाहनवाज बात कर रहे थे कि अगर इंक्वायरी स्टेजेस पर अगर ये नाम डालने का सिलसिला करना है तो इंक्वायरी परवेज खटक के खिलाफ भी है, इंक्वायरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी है, बाकी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी हेलीकॉप्टर किसके
प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी तो वो उनके नाम भी फिर ईसीएल के अंदर डाल दे। अच्छा, लॉ बराबर जी। देखिए हेलीकॉप्टर केस और वो केस मुझे पता नहीं किस स्टेज पे, वो तो फ्रंटियर केपीके की हुकूमत का केस है और बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। इट गोज, अगर काबीना को प्रिंसिपल फॉलो करना है, देखिए ये प्रिंसिपल रहमान, तो चेरी पिकिंग तो हो रही है। ये प्रिंसिपल अच्छा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेके उन्होंने पूरी काबीना पे डाल दिया। उधर जो भी 30, 40, 50 लोग हैं वो इस पे फैसला करेंगे, ये बेहतर नहीं है। दूसरा 184(3) की बात करें तो 184(3) के तहत कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया। नवाज शरीफ की जितने भी रेफरेंसेस बने हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से गए। 184(3) के तहत 62 और 63 आर्टिकल के तहत दोनों नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। मैं शैला रजा साहब, आप इसको किस तरह से देखती हैं, ये जो वजीर आला सिंध वाला मामला है? अब देखिए, जो डिफेंस आ रहा है, जो हम पीपल्स पार्टी से जो अभी समझ रहे हैं, वो डिफेंस यही आ रहा है कि ये 18वीं तरमीम और जो है वो मसला है 18वीं तरमीम के साथ जो है वो सिंध का मसला है। अब देखिए, और जेआईटी रिपोर्ट में जो इल्जामात लगे उनका जवाब उस तरह से नहीं आ रहा, तो प्रोबेबली आप भी कहीं ना कहीं वही चीज कर रहे हैं जो मियां साहब करते रहे कि जब वो मनी ट्रेल पूछी जाती रही तो मियां साहब कहते थे मेरे साथ एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आप भी उसी डगर पर नहीं जा रहे जिस पर जो है वो मियां साहब चले थे? अच्छा जी, अच्छा, मैं अभी आपसे पहले एक प्रोग्राम में थी, जब मैं उनको बताने लगी तो कहने लगे तो टेक्निकल बातें तो आप अदालत में बताइएगा। तो फिर मैं यहाँ पर यही बात बता सकती हूँ ना कि मेरे वजीर आला को 700 लोग बुलाए गए, यहाँ पर आप बुलाया बातें कर सकती हैं। ठीक है, मेरे वजीर आला को बुलाया भी नहीं गया और उसका कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया और उसके ऊपर 3 रेफरेंसेस बना दिए और उस पे ये कहा गया कि सिंध बैंक से जो दिए गए हैं पैसे वो इनकी मर्जी से दिए गए क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसका जवाब ये है कि जी, एक तो मेरे वजीर आला को आपने बुलाया नहीं, उस पर रेफरेंसेस कर दिए, 700 लोग बुलाए थे। दूसरा ये कि मेरे वजीर आला सिंध बैंक के बोर्ड ऑफ चेयरमैन के मेंबर नहीं है क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स में ये नहीं है कि कोई सियासी शख्सियत उसका मेंबर हो। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग बनाई गई है वो स्टेट बैंक की डेफिनेशन है जिसके 3 दर्जे हैं, कहें तो मैं पढ़ दूं, उस पे वो उतरती नहीं है ये केसेस जो हैं। और जो पूरा एक 63 लाख क्या कहते हैं, एक मिनट ईसीएल की भी बात करें, एक मिनट मेरे वजीर आला एक ही दफा सरकारी दौरे पे बीजिंग गए जिसमें 3 वजीर आला नहीं गए, वो कोई शौकिया दौरे भी नहीं कर रहे हैं, उनका नाम भी ईसीएल में डाला हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये सब कुछ हो गया तो आज सुबह के जो बयानात हैं पीएमएलएन के सिंध गवर्नमेंट के कर्ता धर्ताओं के, उन्होंने साफ कहा है कि हम सिंध से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं, हम उनका इस्तीफा मांगते हैं। तो भाई पार्टी 9 बार वकील बदला है, बिल्कुल का है, 9 बार आपने वकील बदला है, पार्टी फंडिंग केस भी आप पर है, तो उसमें आपने क्या किया, अपने लोगों से आपने कितना इस्तीफा मांगा। अब जो आप जी बोलिए। नहीं मगर मैं देखें, अब जो ये शैला साहबा आपका डिफेंस मेरा ख्याल है थोड़ा कमजोर है कि जी के अगर हमने किया है, मगर पहले आप पीटीआई वालों से पूछे और पहले आप नून लीग वालों से पूछे। अच्छा, जो असल जो वन लाइनर है जो सारे केस का वो ये है कि ये जो ग्रुप थे ओमनी ग्रुप, इनकी राइज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो कर्जों का मामला था, सब्सिडीज का मामला था, इनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं जो सिंध गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन ले रही थी। तो इसको तो आपको डिफेंड करना चाहिए ना, इसको ये तो आपका डिफेंस होना चाहिए कि उन चीजों को डिफेंड करें। देखिए, जहाँ तक सब्सिडी की बात है वो तो जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल को बहुत बड़ी दी गई है और ये सारी कानून के मुताबिक दी गई हैं और कोर्ट के ऑर्डर पे दी गई हैं।
तो उसको हम साबित कर देंगे। बाकी जो है मामला वो 62 अरब 49 लाख रुपए का है, जिसमें 53 अरब 4 लाख रुपए तो वही हैं जो सिंध बैंक ने कानून के मुताबिक कर्जे दिए हैं। कर्जे देना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। अब उसके बाद 10 अरब रुपए की भी थोपी जा रही है, तो उसको भी समझना चाहिए कि 82 कंपनियां हैं जिनको अगर आप 10 अरब रुपए देंगे तो कम से कम 12 करोड़ बनेंगे फी। तो 10 अरब की ऊपर शोर है, और क्या कहते हैं 60 अरब रुपए की अलीमा खान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें तो कोई पैसा बाहर ही नहीं गया, न पे दर पे ट्रांजैक्शन आउट ऑफ कंट्री हुई है, जो कि डेफिनेशन है स्टेट बैंक की तरफ से। तो मैं कहां कमजोर हूं, मैं ये पूछना बाहर का तो जिक्र है, बाहर का जिक्र है JIT रिपोर्ट के अंदर, बाहर का जिक्र है कि लंदन में जो है वो ये पैसा जो है वो यूएई और लंदन गया है। अच्छा, मगर प्रॉपर्टीज खरीदी गई है इस पैसे से, ये अदालत साबित करेगी। देखें यही तो चीजें बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें तो और ये चीज हमारा वो करेगा। मैं एक ब्रेक लेनी है, मैं एक बात कह दूं बस जरा सी नैब को इतना जानिबदार कर दिया गया है हमारे पीछे लगा के कि रिटायर्ड ऑफिसर इनामुर रहीम साहब ये कह रहे हैं कि नैब के SOP में 9 माह के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करनी है, लेकिन परवेज मुशर्रफ पे बात नहीं हो रही, जिन्होंने जो है 1000 अरब रुपए मालियत के प्लॉट्स अपने नाम और अपने पसंदीदा लोगों को गैर कानूनी तौर पे दिए, लेकिन नैब को हमारे पीछे लगाया हुआ है। और आज परवेज मुशर्रफ साहब की जो वीडियो वायरल हुई है वो इस बात की सबूत है कि ये परवेज मुशर्रफ ही की टीम है, और उन्होंने कहा है कि आप PTI को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। वायरल हो चुकी है। आकर डिस्कस करते हैं। मोहसिन शाहनवाज साहब से पूछते हैं, खान साहब आपकी भी मुशर्रफ ने जो आपकी हिमायत की उस पर पूछते हैं। एक डेरे वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये भी बल्कि मैं अपने पैनल से भी शेयर करता चलूं कि FIA ने नदीम मांडवी वाला जो कि भाई हैं जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के, उनके भी जो है वो दफ्तर पर जो है वो रेड हुआ है और उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये अब जो सारे के सारे मामलात हैं ये अब जा रहे हैं सिंध की तरफ। सिंध के अंदर आज जो मुतालबा हमने PTI की तरफ से देखा कि जी के वजीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप समझते हैं कि इस मौके पर जो है वो वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा जो है वो बनता है? देखिए, अगर जो मैंने भी पूरी JIT नहीं पढ़ी, जो आई है रिपोर्ट में इंशाल्लाह कल जरूर पढ़ूंगा, इसमें बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है 128 सफ़हात का। लेकिन जो भी मैंने शैला रजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी और मैंने जो एलिगेशन उनके ऊपर सुना है कि वो एलिगेशन ये है कि वो सिंध बैंक के कुछ लोन हुए हैं जो कि दिए गए थे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक खुद वकील होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपने जो बैंक ऑफ पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में खैबर बैंक है। अब खैबर बैंक के ऊपर तो हम यही चीज चला रहे हैं कि खैबर बैंक को तो खोला नहीं जा रहा, और यहाँ पे अगर सिंध बैंक की वजह से यहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर आप अपने डिफेंस मिनिस्टर से भी इस्तीफा लें पहली बात, और उनसे कहें कि आप भी जनाब घर बैठे PTI वालों को अपना मुंह बंद करना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, अच्छा, अगर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो शैला रजा फरमा रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल, बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर का बोर्ड से कोई रोल नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर का रोल अगर इन्फ्लुएंस करने की बात है, लोन्स को इन्फ्लुएंस करने की बात है, तो लोन्स को फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा तो उसका एविडेंस लेकर आए। अच्छा, एविडेंस जो सब्सिडी अगर अनाउंस होती है शुगर मिलों के लिए और एक ग्रुप को फायदा पहुंचाया जाता है और वो पॉलिसी सिंध हुकूमत बनाती है, तो सर फिर सिंध का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो चीफ मिनिस्टर है, क्या उसका रोल नहीं आएगा? देखिए, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी अनाउंस की है उन्होंने तो अपने मिल्स को दी नहीं है। अभी कल मेरे इलाके में जो शुगर मिल है, कल मेरी उनसे ये मसला चल रहा था कि आप किसानों को पूरा रेट क्यों नहीं दे रहे, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे 8.5 करोड़ की कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अब मैंने केस पूरा तफसील में नहीं पढ़ा, अब हो सकता है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और शुगर मिल्स भी।
तो हो सकता है कि उन्होंने सब्सिडी दी और सुबह सिंध में सब्सिडी दे दी गई हो, सुबह पंजाब में या बाकी सूबों में ना दी गई हो। तो सब्सिडी देना, अगर एक शुगर मिल्स है और उस पर इल्जाम लग रहा है कि जरदारी साहब की या ओमनी ग्रुप की भी शुगर मिल्स है शामिल है, सब्सिडी देना अगर सारों को दी गई है, सब्सिडी सिर्फ एक को दी गई है या सारों को दी गई है, अगर सारों को दी गई तो फिर तो जुर्म नहीं है, अगर एक को दी गई है तो वो भी ज़ाहिर है हालात देखना पड़ेगा। नहीं, इल्जाम एक का ही है, इल्जाम एक है। जी खान साहब, क्या फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं अगर इस तरह का कोई पॉलिसी डिसीजन होता है, किसी को फायदा पहुंचता? आपका जो पहला सवाल कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दें, हाँ, मुतालबा हमेशा होता है जी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नवाज शरीफ के खिलाफ था कि रिजाइन कर दें, यूसुफ रजा के खिलाफ था रिजाइन कर दें, हाँ, परवेज अशरफ के था कर दें, लेकिन आज तक पाकिस्तान में रिजाइन किसी ने नहीं किया सवाए पीटीआई के बाबर अवान ने। अच्छा। वो अभी मुजरिम नहीं बने थे और पीटीआई के आजम स्वाति ने, जो मिनिस्टर थे, 2 मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, वरना पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। तो एक मुतालबा तो पीटीआई करेगी, लेकिन मैं नहीं समझता। तो आप कह रहे हैं कि जो मॉरल ग्राउंड है वो पीटीआई ने सेट किया, ना कि बाकी किसी और ने। अच्छा। मैं आपको 2 मिसालें दे रहा हूं, इसको कोई डिनाई करे। दूसरा आप फरमा रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर वाला रोल, कि अगर फायदा पहुंचता है तो पॉलिसी डिसीजन का, तो फिर जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता कि ये किस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे क्योंकि गन्ने की एक कीमत मुकर्रर की जाती है पाकिस्तान में, जो कभी कभी दुनिया की जो रेट है उससे ज्यादा होती है, तो पाकिस्तान में चीनी जब ज्यादा पैदा हो जाती है तो वो चीनी महंगी होती है दुनिया की कीमत से। उसके लिए गवर्नमेंट अनाज में भी सब्सिडी देती है और चीनी में भी देती है, जो कि आमतौर पे सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत शेयर करती हैं, और ये सब्सिडी हर मिल्क के लिए होती है जो क्राइटेरिया में फिट करे। अगर तो ये हर किसी के लिए थी पाकिस्तान में, मुझे केस का एग्जैक्ट नहीं पता है किस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इसमें मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही जो कि इलीगल हुई हो। बट रंजा साहब की तरह मैंने भी एग्जैक्ट ये केस नहीं देखा कि केस ये है कि खास जो है वो ग्रुप को फायदा पहुंचाएगा। बट चले रंजा साहब, ये आज जो इस्तीफे वाली चीज है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपके जो वजीर आला है, सिटिंग वजीर आला है, उनका नाम ना सिर्फ ECL में डाला जाता है बल्कि साथ ही उनके इस्तीफे का मुतालबा भी जो है वो कर दिया जाता है? अच्छा देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ओमनी ग्रुप को जो है सिर्फ 1.5 बिलियन दी गई है, जबकि JKT जो कि आप समझते हैं जिसकी शुगर मिल है, उनको 1.8 बिलियन दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से दी गई है। और उसके बाद जो लार्जेस्ट बेनिफिशियल हैं वो हैं शहजाद इंटरनेशनल। अब ओमनी के क्योंकि कहीं से ताल्लुकात उनको आसिफ साहब से जोड़ देना है तो उस पे मसाइल हैं। जहांगीर तरीन साहब के जो उसको दी गई उसको नहीं है, शहजाद इंटरनेशनल पे नहीं है। दूसरी बात जो है मुझे ये कहनी है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एंग्रो का फर्टिलाइजर है, जिसको हम कहते हैं फौजी एंग्रो फर्टिलाइजर, क्या लोगों को पता है कि इसको हम हर साल कितनी सब्सिडी देते हैं या कितनी सब्सिडी से मिलती है? तो अगर आपने केसेस बनाने हैं तो ठीक है बनाएं, लेकिन हम एक बात तो बार बार करेंगे ना कि कानून बैंक के थ्रू सब्सिडी कोर्ट ऑर्डर पे अगर दी जाए तो किसी एक से आप हमारा रिलेशन निकाल कर उस पे हम पे मुकदमे कर दें और किसी और वो भी जबकि हम ये कह रहे हैं कि 62 अरब 49 लाख में से 53 अरब 4 लाख तो बिल्कुल कानूनी तरीके से कर्जे दिए हुए। अब 10 अरब पे आप मजीद शोर मचा रहे हैं, उसको भी हम कह रहे हैं कि ये 82 कंपनियों में दिए हुए। उस पे नहीं बात कर रहे कि एक खातून ने कैसे 60 अरब बाहर ले गई, इस पे बात नहीं कर रहे। तो नैब का रवैया जो है वो समझ आ रहा है कि नैब इस्तेमाल हो रही है। अगर इनको करप्शन पे और इस पे बोला है तो आज वजीर आला से इस्तीफा नहीं मांगे। आज तो मैं समझती थी प्रोग्राम ये होगा कि हमारे ऊपर अगर चार्जेस लगाए गए हैं हमें सुने बगैर अभी हमने अभी जवाब नहीं दाखिल किया, इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो मैं तो समझती हूँ कि आज इन्हें नैब से इस्तीफा मांगना चाहिए था, जो ब्रॉडशीट के खिलाफ फैसला हार गई है और उसको 8.25 अरब रुपए अदा करने होंगे। इंटरनेशनल मसालेहती अदालत से आ रही है जहां मफरूज है और फर्ज किया पे नहीं फैसले होते।
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कर दिया। आई एग्री टू योर पॉइंट कि यहाँ पर जाहिर बात है हमने कोई फैसला नहीं करना, फैसला अदालत में, आपने भी केस अदालत में लड़ना है, जो नैब है उसने भी अपना केस जो है वो अदालत के अंदर जो है प्रूव करना है। बट पब्लिक मनी की जब बात आती है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उठाए जाते हैं, और क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इन सवालों के जवाब देने की बजाय वो बात कर रही है सिंध की और 18वीं तरमीम की, तो इस वजह से जो है वो ये सवालात उठ रहे। बट खान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सही कर रहे हैं, फरमाया एंग्रो सही कर रहे हैं। देखिए यूरिया फर्टिलाइजर की पॉलिसी है, जिस दिन से उस पॉलिसी का वजूद में आई है, हाँ। तो पाकिस्तान की हर यूरिया फैक्ट्री को अरसा दराज से ये सब्सिडी मिलती है, और वो गैस की कीमत की सब्सिडी होती है, और अगर बाहर से यूरिया इंपोर्ट हो तो उसको भी ये सब्सिडी मिलती है। बट ये सबके लिए, ये नहीं सबके लिए। और ये भी नहीं हुआ कि जिस दिन से असद उमर साहब आए हैं, हालांकि उनका एंग्रो से अब कोई ताल्लुक नहीं, उस दिन से ये सब्सिडी शुरू होगी, ये कतन किसी सूरत में नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछता हूं कि JIT जब PMLN के खिलाफ बनी तो पीपल पार्टी ने और बाकी तमाम अपोजिशन ने भरपूर उसको सराहा कि कमाल हो गया। अच्छा। बल्कि आयरॉनिकली PMLN ने खुद कहा और मिठाई बांटी गई कि JIT बन गई। हाँ। लेकिन अब उस JIT में और इस JIT में क्या फर्क है, मैं ये पता कर सकता हूं। अच्छा, नहीं वो जो JIT थी नून, फर्क तो कोई नहीं ना, दोनों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं, फर्क ये था कि उसमें पिटिशनर था, उसमें जो है वो एक पिटिशन को टेकअप किया गया था। ये जो केस है ये सो मोटो नोटिस का केस है, सो मोटो नहीं है, लीगली स्पीकिंग रहमान FIA की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये इंकशाफ हुए उस पे सो मोटो लिया गया। अच्छा, मैं क्योंकि मोहसिन साहब, शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं बिफोर मैं जवाब? जी, मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि मोहसिन भाई 1 मिनट दे दें, पहले जरा शैला साहब की बात सुन के फिर आई विल कम टू यू। हाँ, FIA ने JIT बनाई। FIA वजीर दाखिला के जेर तहत है और उनके इरादे सब जानते हैं, और जो इसमें ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, वो सब जानते हैं कि वो किसके कज़न हैं, जो इसमें एक और हैं सब जानते हैं कि वो किसके कज़न हैं। कोई JIT, कोई GDA के कैंडिडेट का कज़न है, कोई इनकी खातून वजीर हैं उनके शौहर का कज़न है। सबके इरादे सबको मालूम है। अगर PMLN ने मिठाई बांटी थी तो हमने पहले दिन से JIT मुस्तरद किया, उन्होंने बांटी होगी, हमने पहले दिन से मुस्तरद की है JIT, और हम अब इसकी रिपोर्ट को भी मुस्तरद करते हैं। और हमने कहा है PMLN वाली JIT तो आपने बहुत साहब पूछ लेते ना जिन्होंने मिठाई बांटी थी। जी मोहसिन शाहनवाज साहब, सर क्यों मिठाइयां बांटी थी सर आपने उस वक्त? देखिए, मिठाई बांटने वाली जो बात है वो तो एक तरफ है, और दूसरी उसके ऊपर खैर एक बन गई बात, लेकिन जो एक मेन बात अभी खान साहब फरमा रहे थे कि 2 वज़रा ने PTI के जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। दोनों वज़रा के सुप्रीम कोर्ट में थे, दोनों वज़रा के बारे में कोर्ट की अपना फैसला आ गया। मुजरिम नहीं बने थे, कह दिया बाबर अवान साहब जो है मुजरिम नहीं बने थे। हमारे भी मुजरिम नहीं है अभी। इल्जाम था, जुर्म साबित नहीं हुआ। उनका आर्गुमेंट ये है, हमारों पे भी नहीं साबित हुआ। उनका आर्गुमेंट ये है कि मेरा बात तो सुन ले, वो तो शैले साहब अभी तो वो केस समाअत के लिए लगा है। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जी बात ना हुई कि जो मोहसिन शाहनवाज साहब, आप मेरी बात सुन लेंगे आप प्लीज। अब बाबर अवान साहब का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी नैब को कि इनका केस आपने 2 माह के अंदर अंदर, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन केस था। जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ रही थी तो उस वक्त या उससे पहले खान साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया। अब आजम स्वाति का भी एक डायरेक्शन आ रही थी, JIT की रिपोर्ट आ चुकी थी, तो खान साहब ने इस्तीफा ले लिया। अब मैं कहता हूँ परवेज खट्टक साहब और बाकी जितने भी लोग जिनके ऊपर हमारे इतराजात हैं, परवेज खट्टक को छोड़ दें, पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन जो भी लोगों की इंक्वायरी चल रही है इंक्लूडिंग खान साहब, तो अगर इन सब लोगों के जिनकी इंक्वायरी चल रही है, अगर आप पीपल्स पार्टी के लोगों को इस ग्राउंड पे उनके नाम डाल देते हैं, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट है या इंक्वायरी अंडर इंक्वायरी भी बात उनकी चलेगी, जब पाकिस्तान का जो CRPC है या नैब है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड होगा उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो एक सुपरवाइजरी नेचर की इंक्वायरी हुई है ना,
तो इस स्टेज सर ये मेरा तो आप लोगों को यही करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो तहरीकें चलाने की बात करें, जो तहरीकें चलाने की बातें हो रही हैं, एहतजाज की बातें हो रही हैं, उससे बेहतर है कि नैब के कवानीन को बदले, कुछ स्टैंडर्ड सेट हो कि भाई अगर किसी बंदे को पकड़ना है तो किस स्टेज पर पकड़ना है। जब डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं तो वो तो फिर कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये आप थोड़ा अर्सा ठहर गए एक दफा, पीटीआई वाले जो कुछ लोग हैं, पीटीआई के लोगों अच्छा को मेरा ख्याल बात कानून समझा, शैला साहबा भी कुछ कहना चाह रही हैं और खान साहब आपने बात करनी है, मैं एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं जरा सिंध के हवाले से बात कर चुका, बट आज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, और शहबाज शरीफ ने जो है वो उसकी सदारत की, और वहां पर जो है वो अब जो है वो पूछा जा रहा है कि नैब और एफआईए के जो केसेस हैं उनका नतीजा जो है वो क्या निकला है, और इतला ये भी है कि नैब को तफसीली ब्रीफिंग के लिए जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो बुला लिया है। तो अब ये थोड़ा रिवर्स स्विंग हो गया है काम, जो पहले नैब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया करता था, अब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नैब को बुला लिया है। खान साहब ये खदशात जो हुकूमती खदशात थे वो लगता है वो ठीक साबित हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, आपके सामने है। देखिए मुझे इसकी टेक्निकलिटी रहमान समझ नहीं आ रही। ये जो कमेटीज होती हैं नेशनल असेंबली की और सेनेट की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के लिए, इनके पास पूरा हक होता है कि मिनिस्टर को या अफसरान को बुला के उनसे पूछें कि भाई क्या कर दिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे कि नेम से जाहिर है, ये जो गवर्नमेंट के पैसे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, इदारों में, ऑटोनमस बॉडीज में जा रहे होते हैं, उनका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है। अच्छा। और वो ऑडिटर जनरल डायरेक्ट नेशनल असेंबली के नीचे आता है, और उस ऑडिट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने आते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी मिनिस्ट्री या इदारा या ऑटोनमस इदारा जो उसका बुलाते हैं, अगर इदारे की परफॉर्मेंस के हवाले से पूछना चाहें, शहबाज शरीफ एज चेयरमैन का नाज के जी कि आपको केसेस भिजवा रहे हैं या आप पे पब्लिक मनी जो है वो स्पेंड हो रहा है, तो आपकी जो है परफॉर्मेंस क्या है? बट आई थिंक रहमान, आई थिंक दिस विल बी चैलेंज्ड सक्सेसफुली। या तो स्पीकर इस पे रोलिंग करेगा या कोर्ट इंटरवीन करेगा। आई थिंक इट विल बी चैलेंज। मेरे पास जरा टाइम कम है, वेरी क्विकली मोहसिन साहब आप सर किस तरह से देखते हैं? ये तो फिर वही हो रहा है जो हुकूमत कहती थी कि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो पूछेंगे नैब से कि बताएं जी आपकी कारकर्दगी जो है वो क्या है। मैं देखिए इसके बारे में बड़ा एक सेटल सा हमने रूल बना लिया था, वो हमने ये बना लिया था कि एक सब कमेटी बना ली जाएगी जो कि शहबाज शरीफ साहब या इनके मुतलका कोई नैब से या मियां नवाज शरीफ साहब से या हमारी गवर्नमेंट से मुतलका हमारे मिनिस्टर से मुतलका कोई चीज होगी तो वो सब कमेटी होगी, और उस कमेटी का इंचार्ज भी पीटीआई के लोगों को बना दिया जाएगा। अब आ जाती है परफॉर्मेंस। जैसे शैला रजा ने पॉइंट आउट किया कि नैब की नलायकी की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें 8 अरब रुपया, जिस तरह को मैं भी पढ़ रहा था कि कुछ दिन पहले ये आ रहा था, मैंने भी पढ़ी थी न्यूज फीड कि ये वाकई में पेनल्टी वहां पे हमारे खिलाफ एक डिसीजन आने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट में। और इस तरह के कई मामलात हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह मलिक रियाज साहब है, मलिक रियाज साहब का केस आज तो खुल गया, लेकिन मलिक रियाज साहब का आज से 10 साल पहले जब क्रिएशन हो रही थी उस वक्त क्या नासर थे कि मलिक साहब नैब की नजरों में नहीं आए, और इस तरह की कई चीजें हुई हैं। तो नैब की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल उसको चेक करना चाहिए जो ये कमीशन लेते हैं। नहीं, बट अब ये जो अदालत से क्या पीटीआई अगर कोई इंजंक्शन लेना चाहे तो मिल सकती है इस मामले में? मेरा वकील भी है, इसलिए मैं अगर पीटीआई ये पेंडोरा बॉक्स खोलेगी नैब के खिलाफ इंजेक्शन लेने वाला, तो फिर यकीनन गवर्नमेंट ऑपोजिशन बेंचेस से भी कोई बंदा जाएगा जो कहेगा ठीक है नैब केपीके में नैब कार्रवाई नहीं करी तो केपीके के केसेस जो है वो नैब के खोले जाए, जेआईटी ली जाए। राइट। मैं जरा शैला रजा साहबा से पूछ लूं। शैला साहबा आप इसको किस तरह से देखती हैं, और फिर आई लेट यू हैव द फ्लोर एज वेल कि आप जो पहले बात करना चाह रही थी वो भी आप कर लीजिए। और देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी कि आजम सवाती साहब को या किसी को जिन्होंने कहा कि मोरल ग्राउंड पे ऐसा नहीं है, रिवाइज जो लिस्ट थी उस तक में वो मिनिस्टर थे और उनको ये कहां से बचाएंगे। अभी उनको बतौर साबिक चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन भी जो है उनको गैर कानूनी तकर्रुरी केस में बुलाया जा रहा है।
तो ना वो मासूम है, ना इनका कोई मोराल है। हमने किया था, बल्कि आजम सवाती ने जो हमारे हज मिनिस्टर के खिलाफ कुरान पे हलफ लेके कहा था कि इनके इन्होंने गलत किया, कभी गए नहीं थे, उस पर हमने हज तो दे दिया ना रखा। आप इसका क्रेडिट तो देंगे ना कि चलें केस अभी तक नहीं कंफर्म हुआ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, और ये मॉरल नहीं था, बहुत ही घटिया केस था जो हुआ। सबने देखा किस तरह से इस्लामाबाद में ऑफिसर के साथ क्या हुआ। और दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि एंग्रो को क्यों दिया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर है ना, एक तरीका कार है, उससे दिया जाता है। हम अगर करें सिंध में तो गलत, ओमनी को करें तो बहुत ही गलत, शहजाद इंटरनेशनल को करें जिसको सबसे ज्यादा दिया गया है तो कोई बात नहीं, और जहांगीर तरीन साहब वालों को करें 1.8 बिलियन तो जब भी कोई बात नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि सिलेक्टिव एहतसाब जो है ये बहुत गलत है। और जबकि एक ऐसी सूरत में कि जबकि हुकूमत को हर जगह ये मसला आ रहा है कि अपना मेरे पास मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।